औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, 12वीं जमात के दूसरे लेसन में आपको बहुत बहुत इस्तकबाल है। दूसरे लेसन का नाम सिपाही और बटमार है, जिसे उर्दू अदब के मायानाज़ तसनीफ़ निगार शमसुर रहमान फ़ारूकी सर ने लिखा है। इसके पेशे दस पे आते हैं, बड़े तवज्जो से सुनिए। आपने गुज़िश्ता जमात में मौलवी अब्दुल हलीम शरीफ के नावल फ़िरदौस बरी के इक़्तिबास का मुताला किया है। 11वीं जमात में फ़िरदौस बरी का जो एक्सट्रैक्ट है उसका आपने मुताला किया है। ये नावल एक तारीख़ी नावल है जिसमें ख़ास ज़माने के कुछ हकीकी और कुछ तख्लीकी किरदार मख़सूस वाक़यात से गुज़रते हैं। जो अब्दुल हलीम शरीफ का नावल है फ़िरदौस बरी, ये तारीख़ी नावल है, हिस्टोरिक नावल है, जिसमें एक ख़ास ज़माने के कुछ हकीकी और कुछ तख्लीकी किरदार मख़सूस वाक़यात से गुज़रते हैं। तारीख़ी नावल में अक्सर तारीख़ के हकीकी किरदार से कम सरोकार रखा जाता है। इनका वजूद नावल के वाक़यात को हकीकी रंग देने के लिए माविन हो सकता है। फ़िरदौस बरी में वाक़यात का तारीख़ी पस मंज़र हकीकी है, लेकिन इसके किरदारों पर बीतने वाले वाक़यात तख़य्युली है। बैकग्राउंड जो है बात का वो ओरिजिनल है, लेकिन जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं और उन पर कैरेक्टर्स पर जो घटनाएं घट रही हैं, बीतने वाले वाक़यात तख़य्युली हैं, ये फ़िक्शन है, काल्पनिक है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको उसके अंदर रुचि पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो। इसी तरह नावल क़ब्ज़े ज़मा में जिससे इक़्तिबास माख़ूज़ हैं, हिंदुस्तान की तारीख़ का ख़ास ज़माना वाक़यात के पस मंज़र में मौजूद है। तवज्जो दीजिए, कहने का मतलब यह है कि 11वीं जमात में जिस तरह आपने मौलवी अब्दुल हलीम शरीफ के नावल फ़िरदौस बरी का इक़्तिबास का मुताला किया है, ठीक इसी तरह 12वीं जमात में ये नावल क़ब्ज़े ज़मा में से ये लिया गया है, जिसका नाम है सिपाही और बटमार। फ़िरदौस बरी में वाक़यात का इसी तरह नावल क़ब्ज़े ज़मा में जिससे इक़्तिबास माख़ूज़ है, हिंदुस्तान की तारीख़ का ख़ास ज़माना वाक़यात के पस मंज़र में मौजूद है। ये जो क़ब्ज़े ज़मा है जिससे ये सिपाही और बटमार लिया गया है, इसमें हिंदुस्तान की तारीख़ का ख़ास ज़माना है। ये लोधी ख़ानदान का ज़माना है। लोधी ख़ानदान, लोधी इब्राहिम लोधी, बादशाह इब्राहिम लोधी। मुग़लों के आने से पहले हिंदुस्तान के अंदर लोधी साम्राज्य था। इब्राहिम लोधी जो बहुत ही माना हुआ बादशाह था, इनकी लड़ाई शेर शाह सूरी के साथ हुई थी। शेर शाह सूरी पठान, इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी के बारे में कहा जाता है कि शायद ही इस 2020 में किसी के पास इतने हाथी हों, कोई राजा के पास या किसी गवर्नमेंट के पास, जितने इब्राहिम लोधी के बारे में। ये लोधी ख़ानदान का ज़माना है जिसमें सिकंदर लोधी के एक सिपाही के साथ गुज़रने वाले हादसे को बयान किया गया है। बैकग्राउंड ऐसा है, हिंदुस्तान आज से 1200 या 1150 साल पहले इब्राहिम लोधी के बाद जो सिकंदर लोधी का वाक़या है, सिकंदर लोधी का ज़माना है, और उस सिकंदर लोधी के फ़ौज के एक सिपाही के साथ ये वाक़या बयान किया गया है। नावल का दर्ज़ैल वाक़या 16वीं सदी के हिंदुस्तान के मख़सूस माशरे की तस्वीर पेश करता है। 16वीं सदी के हिंदुस्तान का एक स्पेसिफ़ाइड कल्चर की तस्वीर पेश करता है, जिसमें बादशाह, अवाम, अमीर, सिपाही और राहज़न जैसे किरदार सामने आते हैं। राहज़न रास्ते से लूट लेने वाला। इन तस्वीरों के इम्तिजाज से मालूम होता है कि समाज के मज़कूर अफराद का आपसी रब्त ज़ब्त कैसा था। इसकी जान पहचान करते हैं। शमसुर रहमान फ़ारूकी राइटर के बारे में जानते हैं। याद रखिए,
जब आपको 5 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए नई स्कीम के लिए क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं तो उसमें सियाक व सबाक आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। या मैं यूँ कहूँ कि 5 मार्क्स के ऊपर या 4 मार्क्स के ऊपर जो भी आप लिखो, अगर उसमें इब्तदाइया में आप 3 से 4 लाइन राइटर के बारे में, मुसन्निफ़ के बारे में, तसनीफ़ निगार के बारे में या शायर के बारे में लिख दो तो वो आपको ज़्यादा वेटेज देता है। शमसुर रहमान फ़ारूकी 1935 में प्रतापगढ़ यूपी में पैदा हुए। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए तक तालीम हासिल की। एमए मास्टर इन आर्ट्स और इंडियन पोस्टल सर्विसेज में पोस्ट मास्टर जनरल के ओहदे से वजीफ़ायाब हुए। शमसुर रहमान फ़ारूकी का जो फील्ड है, मतलब प्रोफेशनल फील्ड जिसके अंदर वो कमाई किया करते थे, वो पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदे था। उनकी अदबी खिदमात के सिलसिले में मुल्क और गैर मुल्क यूनिवर्सिटियों ने उन्हें अपनी एजाज़ी डिग्रियों से सरफराज किया। मुल्क, हिंदुस्तान और गैर फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटियों ने उन्हें अपनी अपनी डिग्रियाँ दी। सवार उनके अफ़सानों का मजमुआ है, उनके अफ़सानों का कलेक्शन का नाम है सवार। उनका नावल कई चांद थे सरे आसमां जदीद अदब में क्लासिक की हैसियत रखता है। उनका ख़ास नावल है, उसका नाम है कई चांद थे सरे आसमां, ये जदीद अदब में क्लासिक की हैसियत रखता है। शमसुर रहमान फ़ारूकी बुलंद पाया शायर, नक्काद और फ़िक्शन निगार हैं। बहुत बड़े शायर हैं। नक्काद क्रिटिक करते हैं, यानी किसी ने कुछ लिखा तो उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, बैलेंस क्या है, इसको नक्काद बोलेंगे। क्रिटिसाइज़र मतलब पॉजिटिव क्रिटिसाइज़र। जैसे हैकर, बहुत हैकिंग करना गलत चीज़ है, लेकिन पॉजिटिव हैकिंग करना या लीगल हैकिंग करना ये अच्छी चीज़ है। वैसे नक्काद और फ़िक्शन निगार है। फ़िक्शन निगार मतलब काल्पनिक चीज़ों को लिखते हैं। माहनामा शब खून की मुदीर की हैसियत से अदबी सहाफ़त में भी वो मुमताज़ मुकाम रखते थे। उन्होंने मंथली मैगज़ीन निकाला था, उसका नाम था शब खून। मीर और गालिब के शाहरे के अलावा उन्होंने मुतरजिम के तौर पर भी अपनी शिनाख्त बनाई है। मीर और गालिब का शारे मतलब उनकी शरह लिखने वाले, उनकी किताबों के ऊपर तबसरा लिखने वाले। उसके अलावा एक बहुत अच्छे ट्रांसलेटर। मुल्क की आज़ादी के बाद जिन नक्कादों ने मगरबी नज़रियात को उर्दू में मुतारिफ़ करवाया और तनकीदी अदब को वसअत अता की है, उसमें फ़ारूकी का नाम अहमियत का हामिल है। उन्होंने शायरी में ज़ुबान की अहमियत और नौइयत और हैयत और मौज़ू की वहदत और तसील और अबलाग़ के मसले पर तफसील के साथ लिखा है। उन्होंने अपने मज़ामीन में लफ्ज़ व मानी के रिश्ते पर ख़ुसूसी बहस की है। मीर व गालिब के अशायर की तशरीह और ताबीर में उन्होंने मगरबी तनक़ीदी नज़रियात के पहलू ब पहलू क्लासिकी निज़ाम फ़न को ख़ुसूसियात के साथ मद्देनज़र रखा है। शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब जो हमारे जो राइटर हैं, इसके सिपाही और बटमार के शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब बहुत ही बुलंद पाया शायर और नक्काद है। ये लकीरों को पीटने वाले और दोबारा वही चीज़ लिखने वाले नहीं हैं। इन्होंने यहाँ तक कि वेस्टर्न कल्चर के जो तनकीदी नज़रियात के पहलू क्लासिकी निज़ाम फ़न को, उसकी खसूसियात को भी मद्देनज़र रखा है। उनकी पहली तसनीफ़ लफ्ज़ व मायनी, सबसे पहला जो उनकी जो क्रिएटिव राइटिंग का कलेक्शन है, उसका नाम है लफ्ज़ व मायनी। लफ्ज़ वर्ड, मायनी मीनिंग। इसके अलावा शेर, गैर शेर और नसर, उरूस, आहंग और बयान, अफसाने की हिमायत में, शेर शऊर अंगेज़, ताबीर की शरह वग़ैरह उनकी मशहूर किताबें। ये सारी उनकी मशहूर किताबें। अज़ीज़ तुलबा, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सफ़ा नंबर 7 पे होंगे। चलिए थोड़ा 16वीं सदी के हिंदुस्तान में चलते हैं। दिल्ली और यूपी के आसपास टाइम मशीन में बैठ के हम लोग जा रहे हैं 2020 से। बैक का जो बटन है 16वीं सदी के हिंदुस्तान का, 1600 के हिंदुस्तान का जा रहे हैं। भूल जाइए कि आपको नेविगेशन के लिए कोई गूगल मिलेगा या कोई यूट्यूब मिलेगा। इवन अगर आपको 3 किलोमीटर भी जाना है तो घोड़े पे जाना होगा। पेज नंबर 7, सिपाही और बटमार। एक बार थानेसर के इलाके से इत्तला आई कि हिंदुओं ने एक तालाब कदीम को असर नौ तामीर करके
वहाँ मेला 1 माह ब माह मुनक़िद करना शुरू किया है और पूजा पाठ भी करते हैं और घंट नाकूस भी बजते हैं। एक बार क्या हुआ, फ़ौज का एक सिपाही है, लोधी बादशाह के फ़ौज का एक सिपाही, उनके बटालियन को ऑफिसर को एक बार इन्फॉर्मेशन मिली कि हिंदुओं ने, उस एरिया के हिंदू समाज के लोगों ने, हिंदू भाइयों ने एक पुराने तालिब को डबल से कंस्ट्रक्शन किया है और वहाँ पे मेला लगाते हैं, हर महीना पूजा पाठ भी करते हैं और घंट नाकूस भी बजते हैं। नाकूस आपने शंख देखा होगा, शंख, वाइट कलर का शंख, घंट मतलब घंटे, घंट नाकूस भी बजाते हैं। बस इस बाब में हुक्म आली क्या सादिर होता है? तो सुल्तान से पूछा गया, लोधी सुल्तान से, इस एरिया में आपका क्या ऑर्डर है? सुल्तान वाला शान ने मुफ्ती आज़म से मुशावरत करके फरमान लिखवाया। और कीजिए, इस ज़माने में अगर कोई ऐसा क्रिटिकल मसला आता है कि जिस मसले का हल निकालना होता है और वो मसले का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, बंदों के हुकूक से है, द राइट्स दैट बिलोंग्स टू सिटीज़न और कॉमन पीपल और अदर पीपल, तो हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हमको इसका हल क्या होना चाहिए। हमारे दिल में जो आता है, हमारे मन मर्जी जो होता है, हम वो चीज़ नाफिज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान का सुल्तान सिकंदर लोधी भी उस ज़माने के जो मुफ्ती आज़म थे उनसे मशवरा कर रहा है कि आपका क्या हुक्म है इस बारे में। सुल्तान वाला शान ने मुफ्ती आज़म से मुशावरत करके फरमान लिखवाया कि वो अपने मज़हब पर है। हिंदू लोग अगर घंट नाकूस बजा रहे हैं तो वो अपने मज़हब पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, वो अपने मज़हब पर है। बस जब तक उनके मनासिक व रसूम के बास कोई ख़तरा अमन व अमान के लिए ना हो, उससे हरगिज़ कुछ तारुज़ ना किया जाए। तारुज़ एतराज़, ऑब्जेक्शन। जब तक मनासिक, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनकी जो अभी फ़िलहाल में जो वो रसूम कर रहे हैं, बस जब तक कि उनके मनासिक व रसूम के बास कोई ख़तरा अमन व अमान के लिए ना हो, उससे कुछ तारुज़ ना किया जाए, उससे कुछ तारुज़ ना किया जाए। जब तक कि लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके मज़हब की जो रिचुअल्स हैं उनको करने दिया जाए। इंतज़ाम सल्तनत में होशियारी और ख़बरदारी की गर्ज से हज़रत दिल्ली और उसके गिरदोनहा में 80,000 मसलह फ़ौज हर वक्त तैयार रहती थी। गवर्नमेंट के जितने एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए दिल्ली और इसके आसपास में 80,000 वेपन से लैस फ़ौज हमेशा तैयार रहती थी। कहीं से ज़रा भी बदअमनी की खबर आई और जोश सुल्तानी हरकत में आई। इस ज़माने की पुलिस की तरह नहीं। अभी आपने फ़िलहाल में देखा होगा कि अकेले यूपी से 3 इस देश की बेटियों के साथ ख़राब व्यवहार की खबर आई है, यूपी उत्तर प्रदेश से। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी इसका जो बैकग्राउंड है, ये दिल्ली और यूपी के बैकग्राउंड में ही लिखा गया है। 80,000 फ़ौज दिल्ली और आसपास में रहती थी सिकंदर लोधी की। ज़रा सी भी कहीं से ख़बर आई और जोश सुल्तानी, जोश मतलब फ़ौज का या बटालियन का पहला हरवल दस्ता जोश सुल्तानी हरकत में आ गए। तुगलकाबाद, गियासपुर, बेगमपुरा, सीरी, केलोखेड़ी, जो पाए तख्त के पुराने शहर थे, गवर्नमेंट के जो पुराने शहर थे, उन सब में मैदान वसी व मुर्तफ़ा व मुस्तह देकर फ़ौजों के लिए मुकर्रर कर दिए गए। इन सब एरिया में जो बड़े बड़े मैदान थे वो फ़ौजों के लिए अपॉइंटमेंट कर दिए गए कि यहाँ पे फ़ौज रहेगी। मैं जिस फ़ौज में था, ये सिपाही जिसका बयान है, जिस पे विपदा बीती है, ये जिस फ़ौज में था वो गियासपुर से ज़रा वरे किनार जमुना पर मुकाम क़याम करती थी। वो गियासपुर से थोड़ा दूर थी और जमुना नदी पर क़याम करती थी। जमुना नदी बहुत लंबी नदी है
बिल्कुल सही समझे आप। ताजमहल इसी जमुना नदी के किनारे पर है। इस नदी को जिसने देखा है वही इसके वसी पाठ का कयास कर सकते हैं। जमुना, जिसको हिंदी में यमुना कहा जाता है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जमुना मतलब यमुना नदी। इस नदी को जिनने देखा है, इस नदी को जिनने देखा है मतलब जिन्होंने देखा है, वही उसके वसी पाठ का कयास कर सकते हैं, वही उसके चौड़े पाठ का कयास कर सकते हैं। पाठ मतलब नदी और दरिया का पाठ मतलब उसकी डेप्थ, उसकी चौड़ाई, चौड़ाई प्लस डेप्थ, उसको बोला जाता है पाठ। वही उसके वसी पाठ का कयास कर सकते हैं। बरसातों में नदी पर दरियाए आज़म का गुमान होने लगता है। इतनी बड़ी ख़तरनाक नदी कि बरसात में उस नदी पर ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी नदी यही है। गाज़ियाबाद में हिंडन के वर्ले किनारे से कुछ आगे जुनूब की तरफ से लेकर ओखले तक सारा इलाका पानी से भर जाता। गाज़ियाबाद से लेकर ओखले तक सारा इलाका पानी से भर जाता, मतलब उस दौर में सारा इलाका पानी से भर जाता था। और ये आज जो आप देखें गाज़ियाबाद, आज के दिल्ली का गाज़ियाबाद और ओखला, तो यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है। आपने बहुत फेमस और मशहूर कंपनी हमदर्द का नाम सुना होगा। हमदर्द गाज़ियाबाद के अंदर ही है। ओखला तो इंडस्ट्रियल एरिया, पूरी दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया ओखला में ही है। लेकिन उस ज़माने में सारा इलाका पानी से भर जाता। इसी बिना पर इस इलाकों को खल्क़ुल्लाह तंज़न पटपड़गंज कहने लगी थी। इसीलिए उस ज़माने में लोग उसको खल्क़ुल्लाह यानी अल्लाह ताला की मखलूक टाउंटिंग से इसको बोला करती थी पटपड़गंज कहने लगी थी। हालांकि वह मच्छरों, पिस्सों, जोंकों और देगर लसा कीड़ों के सिवा गंज के नाम पर कुछ नहीं था। इतना पानी रहता था कि लोग उसको पटपड़गंज कहने लगे थे। हालांकि वह मच्छरों और पिस्सों, जोंक और दीगर लसा कीड़े यानी हार्मफुल इंसेक्ट, यानी जो डसते हैं, नुकसान पहुंचाते हो कीड़ों के अलावा गंज के नाम पर कुछ ना था। वल्लाह, वो भी क्या ज़माने थे। वल्लाह कब लिखा जाता है? जब कोई सुहानी कोई याद आ जाए या कोई पुरानी याद आ जाए, तो वल्लाह करके उसके बाद में आप गौर करेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन है। एक्सक्लेमेटरी साइन किसी चीज़ को याद करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो करने के लिए दिया जाता है। वल्लाह, वो भी क्या ज़माने थे। 12 बरस में मेरा दरमाहा 12 तिनके से बढ़ते बढ़ते 20 हो गया था। 12 साल की सर्विस में इनकी सैलरी 12 तिनका मतलब हमारा तिनका नहीं, वो पैसे का तिनका, उस ज़माने में लोधी मिनट का तिनके से बढ़ते बढ़ते 20 हो गया था। इस ज़माने में 5 तिनका माहाना पाने वाले उजले खर्चे रहते थे। उस ज़माने के अंदर क्या हुआ, 5 तिनका भी अगर किसी को मिल गया तो वो उजले खर्चे मतलब बढ़िया ठाट बाट से रहते थे। सुल्तान बहलूल लोधी को अल्लाह बख्शे, जो पहले पुराने सुल्तान थे बहलूल लोधी, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, उनका जारी किया हुआ तांबे का सिक्का बहलूली कहलाता था। उन्होंने जो सिक्का शुरू किया था, मिंट शुरू किया था, उसे बहलूली कहते थे। वो अब भी राइज था, वो भी शुरू था। उसमें ताकत इस कदर थी कि आदमी यहाँ से कौल तक का सफ़र अपने घोड़े के साथ करता तो एक बहलूली उसके लिए काफ़ी होता। आदमी गाज़ियाबाद से, जहाँ इस सिपाही का अपॉइंटमेंट था, वहाँ से लेके कोल तक का भी सफ़र किसी ने किया तो एक बहलूली इसके लिए काफ़ी होता था। मुझे अपने घोड़े के साज, वीराक, साइंस और असलहे की देखभाल पर बहुत सर्फ करना पड़ता था। फिर भी हर महीने 3 से 4 दिन के घर भिजवा दिया करता। ये सिपाही एक्टिव सिपाही था, उसे खुद पर भी खर्च करना पड़ता था, लेकिन फिर भी इसमें से बचाकर ये सिपाही अपने घर में हर महीने 3 से 4 दिन के घर भिजवा दिया करता था। अज़ीज़ तुलबा, 12वीं जमात के दूसरे लेसन के पहले लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इससे बहुत गहरी मुताला करेंगे और ये आज जहाँ तक हुआ है इसकी समरी आप अपने ख़ुद के लफ्ज़ों के अंदर लिखेंगे और मेरे पर्सनल आईडी पर, व्हाट्सएप की पर्सनल आईडी पर वो समरी कम से कम 12 लाइन के अंदर होना चाहिए। आपकी 12 लाइन के अंदर होना चाहिए। एक लाइन के अंदर मैक्सिमम से मिनिमम 7 to 9 वर्ड्स होना चाहिए। इसकी समरी पर्सनल व्हाट्सएप की आईडी पे आपको भेजना होगा ताकि मैं भी जान सकूं कि आपने बहुत अच्छी तरह वीडियो का मुताला किया है, वीडियो देखा है।
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।